हेलो स्टूडेंट, वेलकम। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये केवीएस द्वारा दिए गए सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें पोजीशन ऑफ डाइपोल इन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और टॉर्क दोनों केसेस में क्या लगेगी। तो बच्चों मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। तो जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की डायरेक्शन होती है P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये P की डायरेक्शन है। तो जब हमारा डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा होता है ऐसे, ये हमारा डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री हो जाता है। इस सिचुएशन में ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो टॉर्क 0 लगती है इक्विलिब्रियम में, दोनों इक्विलिब्रियम में, चाहे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो उसमें भी, क्योंकि साइन 180 हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि थीटा 180 डिग्री होता है जब, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। मैं थोड़ी फिजिक्स समझाना चाहता हूं दोनों की। तो टॉर्क के लिए फार्मूला भी लिखने के लिए कहा है, पी ई साइन 0 डिग्री, टॉर्क 0 ही लगनी है दोनों केसेस में, और दूसरे केस में पी ई साइन 180। तो फर्क किस चीज में है? फर्क है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में। बड़ी बार मैंने समझाया है कि इस पेन को मैं यहाँ, ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ा हूं, मैं जब डिस्टर्ब करूंगा तो ये इस सिचुएशन में अपने आप आ जाएगा। परंतु जब मैं इस सिचुएशन में इसको डिस्टर्ब करके यहाँ लेके आऊँ, ये वापस उसी सिचुएशन में आए। तो जब डाइपोल या कोई भी चीज अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में वापस आना चाहते हैं तो वो तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब वापस नहीं आना चाहते वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और ये बात देखते हैं इसने डिस्कस की है कि नहीं लेकिन, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो प्रत्येक की कोशिश रहती है पोटेंशियल एनर्जी को कम करना। तो इसलिए जो ही थोड़ा सा डाइपोल डिस्प्लेस किया जाता है, रोटेट किया जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, फटाफट स्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस आ जाए। तो यहाँ थीटा 180 है, यहाँ थीटा 0 डिग्री है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A spherical balloon carries a charge uniformly distributed over its surface. बैलून जब ब्लो किया गया, इंक्रीज हुआ साइज इसका, हाउ डज इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम आउट द सरफेस चेंजेस। तो बच्चों फिजिकल प्रॉब्लम डिजाइन की गई है, ऐसे क्वेश्चन वैसे हम बहुत सारे करते हैं गाउस थ्योरम में, कि भाई कोई चार्ज पड़ा हुआ है किसी इनक्लोज्ड सरफेस में, तो जब वो सरफेस का साइज बड़ा कर दिया जाए तो अब टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चों फ्लक्स सेम रहता है। तो फिर जैसे मैंने उस पिछली प्रॉब्लम में बताया कि पोटेंशियल एनर्जी वहां कारण टॉर्क तो दोनों सिचुएशन में 0 रहता है, यहां फ्लक्स सेम रहता है। तो फर्क किस में आता है? ई और आर में, क्योंकि फ्लक्स कहीं ना कहीं 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं पर अपन स्फेरिकल शेप लेकर के। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है तो उसी अनुपात में घटता है, जैसा कि हमें पता है पॉइंट चार्ज के लिए क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाता है। फ्लक्स सिर्फ चार्ज की क्वांटिटी पर ही डिपेंड करता है, समझने के लिए है ये बात। और दूसरा, ये जैसे एक आधी लाइन भी हमको लिखनी होती है, ये ऐसा बिकॉज क्योंकि डायरेक्टली जो फ्लक्स होता है, जो मैथमेटिकली मैंने समझाया, प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस के, इसीलिए फ्लक्स रिमेन है कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन छोटा सा न्यूमेरिकल लग रहा है मुझे। 2 चार्ज दे रखे हैं और थीटा दे रखा है, टॉर्क दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो टॉर्क पहले भी हम करके आए हैं, पी ई साइन थीटा, हमको ई पता लगाना है। टॉर्क कितना दे रखा है? 6√3। पी दे रखा है 6 × 10 की। चार्ज दे रखा है क्या? उनके बीच का डिस्टेंस नहीं दे रखा।
10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखा है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 6 इंटू 10⁻³ इंटू 2a 10 सेंटीमीटर ही है, 10 इंटू 10⁻² मीटर में चेंज कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, sin 30 1/2 होता है। तो इस डाटा को सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√3, 2 उधर मल्टीप्लाई में चला गया ना, 6 से 6 कट गया, सिंपल सही है, 6 से 6 कट गया, 2 मल्टीप्लाई में चला गया 2√3 और 10⁵ है, एक 10 है, 10⁴ रह जाएगा। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इट स्केलर और वेक्टर? स्केलर है बच्चों। एसआई यूनिट क्या है? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके एसआई यूनिट तो हो जाएंगे हमारे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मापते हैं न्यूटन पर कूलम में और एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। ऊपर अपने देखा टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट थी, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल आता ही आता है बच्चों, सीबीएसई के जो हमने पेपर देखे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की अच्छी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस S1 एंड S2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो, तो गॉस थ्योरम कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस चीज पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो पहला S1 जो है ये पूरा हमारा S1 है, तो इसके अंदर सारे चार्जेस को, आपको बाहर वाले चार्ज को नहीं लेना, अंदर वाले सारे चार्जेस देखो, -4Q, -2Q, -6Q और -6Q में से गए 4Q, तो बच गया -2Q। तो एक तो चार्ज बच गया -2Q। और दूसरे केस में जो फ्लक्स है ये वाले की बात करें आप, इस सरफेस में से 4Q -2Q, तो टोटल चार्ज रह गया 2Q। तो एक इसमें से इस S2 में से जो फ्लक्स निकल रहा है φ2 वो तो है +2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो φ1 यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है वो है -2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो -1 अपॉन +1। ये मुझे मिस्टेक लग रही है, इनके जो डायग्राम और ये मैच नहीं कर रहा बच्चों। तो ये मेरी वेबसाइट पे भी ये है, KVS सैम्पल पेपर लिखते हैं, आपके पास ये PDF आ जाएगी बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सबकी है ये। तो अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 2 स्मॉल बॉल्स दे रखी हैं अपने को और वो फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर पड़ी हुई हैं और ग्रेविटी भी नहीं है, तो और बांधी गई हैं धागे के साथ L लेंथ। कुछ इनिशियल सिचुएशन तो कुछ ऐसी है, 2 each with चार्ज के हैंग विद सेम पॉइंट बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। तो खिंच करके रिपल्शन के कारण L लेंथ का धागा और ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी होती तो वो सिचुएशन होती है कुछ ऐसी हमारी, तब ऐसे पिक्चर बनती, वेट ऐसे आता, टेंशन धागे के अंदर ऐसे होती और कूलम्बिक फोर्स इस तरीके से होता। वो न्यूमेरिकल बहुत किए आपने, ये सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें सिर्फ क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो बिल्कुल अपोजिट जाके खुल गए। तो ये जो गलती करेंगे बच्चे, इनके बीच का डिस्टेंस 2L लेना होगा। जब रिपल्शन का फोर्स लिखोगे ना यहाँ, तो Q²/4 2L का स्क्वायर। और क्या कहता है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन 2 स्ट्रिंग। एंगल जो बटू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है ना, मैंने दोनों पिक्चर ड्रॉ करके दिखाई, दोनों स्ट्रिंग के बीच एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों ये जो, जैसे मैंने इन प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करते हुए देखा कि प्रॉब्लम आसान है, पिक्चराइज अगर आप एक्सपीरियंस से कर सको तो ये एक तरह से कैपेसिटर की प्रॉब्लम या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम है। बस ऐसी बादल के ऊपर वाले सरफेस पे इतना चार्ज है, ऊपर वाले सरफेस को, बादल को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, नीचे वाले बादल के सरफेस, उनके बीच के हाइट के डिफरेंस को मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो वास्तव में क्या हो गया, ऊपर वाले के ऊपर 50 कूलम चार्ज है बादल के ऊपर, और नीचे वाले बादल के ऊपर -50, और उस बादल के बीच की जो ऊंचाई है 2000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड है, तो उनके बीच में से गुजर है 3000 मीटर में से बीच ना,
तो उनके बीच की दूरी है 2000 मीटर बच्चों। 4000 मीटर पर तो ऊपर वाला है, 2000 मीटर वाला, और यहां बीच में से कहीं प्लेन गुजर के जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो होता है हमारे लिए E=k/r² या E=1/4πε0r²। प्रॉब्लम ऐसी डिजाइन की हुई है जैसे कि पता नहीं क्या है, बट ये ऊपर वाले पॉजिटिव की वजह से प्लेट की, ये नेगेटिव प्लेट के कारण Q/4π है। अब R की कंफ्यूजन है, तो R दोनों केसेस में 1000 मीटर हो जाएगा और दोनों ऐड होंगे। क्यों? जैसे कि कैपेसिटर प्लेट में भी हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, इसलिए ऐड हो जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होंगे इनसाइड द क्लाउड, तो इस वजह से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज से अवे जाता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, तो दोनों डाउनवर्ड हैं और ऐड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगा, ये E पॉजिटिव है और ये E नेगेटिव है, लास्ट में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐड करने हैं। फिर से ये प्रॉब्लम मच इंपॉर्टेंट, ऐसी प्रॉब्लम पिछले 3 सालों से लगातार आ रही है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर है, उनकी रेडियस का रेशियो अलग अलग है, एक की रेडियस A है दूसरे की B है, तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पता लगा। दोनों को कनेक्ट करने के बाद फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों जब अपन कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज फ्लो करेगा, मानो इनिशियल जो भी चार्ज था बाद में इनका चार्ज इक्वल हो जाना, पोटेंशियल चार्ज नहीं पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तो दोनों के पोटेंशियल को इक्वल रख देंगे अपन। क्यों? क्योंकि चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक, मान लो तब बाद में KQ1 और KQ2 चार्ज है, जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद चार्जेस का रेशियो आ गया। अभी ऊपर भी अपन ने ये फार्मूला यूज किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/में A² एट द सरफेस और KQ/ में B²। तो Q1/Q2 अपन ने यहाँ से पता लगा लिया था A/B, B से B कट गया, 3 बार लगातार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो B/A। ये क्वेश्चन ऐसे जरूर करके देखना बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये वेरी शॉर्ट थे। शॉर्ट आंसर में डेरिवेशंस हैं, डाइपोल वाली है, गास थ्योरम वाली है ड्यू टू होलो स्फेरिकल शेल। तो इस तरीके से 3 नंबर में ज़्यादा चांसेस डेरिवेशन के हैं इनके अकॉर्डिंग। ये आगे प्लेन शीट के कारण, ये डाइपोल पड़ा उसके टॉर्क के कारण डेरिवेशन आ गई। तो इस तरीके से जो 3 नंबर में जा तो डेरिवेशन, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे।